हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि डेली 3:30 बजे हमारी लाइव क्लास चलती है और लास्ट क्लास में हमने जुडिशरी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था सुप्रीम कोर्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार, जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बार इस लाइव को शेयर कर देंगे जिससे कि मैक्सिमम लोग जुड़ सकें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 25। ठीक है, इस समय जो उच्च न्यायालय हैं वो कितने हैं? टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। और जो अभी लेटेस्ट उच्च न्यायालय बना था वो कौन सा था? अभी बना है जो आंध्र प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो लेटेस्ट उच्च न्यायालय बना था। पहले कितने थे? 24 हुआ करते थे। ठीक है, तो अभी करंटली कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? तो कुल स्वीकृत संख्या है 1079। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ ध्यान रखना। कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? 1079 कुल स्वीकृत संख्या है। इसके अलावा बात करें, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो किस उच्च न्यायालय में है? सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो आपकी सबसे कम है। किसमें? सिक्किम उच्च न्यायालय में। अगले क्वेश्चन की तरफ आए, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये आपकी है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। एक बार आपके कमेंट ले लें। लतू शर्मा पहले का सी, लतू शर्मा जी सेकंड का डी बिल्कुल सही है। इंदु विनोद फर्स्ट का सी, थर्ड का डी बिल्कुल सही। रिया जी डी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ें, भारत के 25 उच्च न्यायालय में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है उसकी जो स्थापना हुई है वो सबसे बाद में हुई है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे बाद में हुई है। ठीक है, आगे बढ़ें। बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। तो इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1862 में की गई थी। 1862 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, इन तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी 1862 ईस्वी में। कुमारी सरिता हेलो। निक्की देवी जी 5 का डी बिल्कुल सही है। लतू शर्मा जी 5 का डी बिल्कुल सही है। सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे, एक बार लाइक करेंगे, और जो भी लोग इसको देख रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर जरूर कर देंगे, जिस भी ग्रुप में वो लोग ऐड हैं या कोई व्हाट्सएप ग्रुप में है जहाँ पर भी आप एक बार इसको शेयर कर दें। आगे बढ़ें, किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी या अस्थायी खंडपीठ हैं? तो ये हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय के। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के सर्वाधिक खंडपीठ है। जैसे आपको पता होगा ना, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उसकी खंडपीठ कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की जो सबसे अधिक खंडपीठ है कहाँ पर है? एक तो आपकी इसकी खंडपीठ मिलेगी अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी। ठीक है, दूसरी खंडपीठ इसकी मिलेगी असम में मिलेगी। ठीक है, तीसरी खंडपीठ कहाँ मिलेगी इसकी? नागालैंड में मिलेगी। और चौथी खंडपीठ जो इसकी मिलेगी वो आपकी मिजोरम में मिलेगी। ठीक है, तो ये 4 खंडपीठ इसकी हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय आप ध्यान रखना सबसे अधिक खंडपीठ हैं इसकी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो वो है आपका दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? तो नागालैंड का उच्च न्यायालय स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है। नागालैंड किस नागालैंड का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है? वो गुवाहाटी में है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, मैंने आपको बताया भी था अभी ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। रीना हीर जी 7 का डी बिल्कुल सही है। लतू शर्मा जी 7 का बी, 7 का बी सही है बिल्कुल। रीना हीर जी 7 का डी नहीं है, बी है। 8 का डी नहीं। कुमारी सरिता जी 8 का जो है सी है। ठीक है, दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। लतू जी बिल्कुल सही है। प्रिया पांडे जी बिल्कुल सही है, 8 का सी।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से, ये तो हो गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? तो बता ही दिया था मैंने, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 4 राज्य आते हैं, अरुणाचल प्रदेश आता है, इसके बाद असम आता है, और नागालैंड आता है, और मिजोरम आता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ें। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में। ठीक है, कब हुई थी? 1916 में हुई थी, ध्यान रखना। आगे बढ़े। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। आगे बढ़े। कुल संघ शासित क्षेत्रों में से मात्र एक में ही उसका अपना न्यायालय है, यह संघ शासित प्रदेश है। देखो, आपको पता है ना कि अभी हमारे कितने हुए हैं? 7 संघ शासित, 8 हमारे हो गए हैं इस समय। ठीक है, 8 हो गए हैं। तो 8 में ध्यान रखना कि सब दिल्ली का जो है आपका उच्च न्यायालय है। ठीक है, बाकी किसी का नहीं है। आगे बढ़े। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो महाराष्ट्र और गोवा में। ठीक है, महाराष्ट्र और गोवा में साझा उच्च न्यायालय। देखो, महाराष्ट्र का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ कहाँ काम आता है? वो आपका एक तो महाराष्ट्र में तो आएगा ही। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र उच्च न्यायालय दादरा एवं नगर हवेली का भी है। इसके अलावा बात करें दमन और दीव का भी, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में ही है। और गोवा का भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र हाई कोर्ट के कितनी खंडपीठ है? वो आपकी 4 खंडपीठ हो जाएंगी, 3 खंडपीठ हो जाएंगी आपकी, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और गोवा। बाकी महाराष्ट्र का तो होगा ही ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं। भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ था। भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ था, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले आपका बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1862 में, 1862 में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ें। किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास, बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए गए थे? तो ये मैंने अभी आपको बताया था। इसका क्या है? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत ये स्थापित किए गए थे। ठीक है, एक बार कमेंट देख लें। कुमारी सरिता जी इलाहाबाद बिल्कुल सही है। परी शर्मा सी, और लतू शर्मा जी 14 का ए, 14 का ए नहीं है, 14 का सी होगा। कुमारी सरिता जी 14 का सी। धीमन बंदना अरु 15 का ए बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखना, जो सबसे पहला उच्च न्यायालय था वो बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में स्थापित किया गया। कब? 1862 में। आगे बढ़ते हैं। और 1862 में स्थापित किया गया, तो ध्यान रखना 1861 में इसी अधिनियम के अंतर्गत इनको स्थापित किया गया था। आगे बढ़े। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो अभी मैंने बताया था बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आएगा। बम्बई में कौन कौन से आते हैं? एक तो गोवा आ जाता है, इसके अलावा दादरा एवं नगर हवेली आ जाता है, दमन और दीव भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। दादरा नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? ये भी मैंने अभी आपको बताया है, किस में आते हैं? बम्बई उच्च न्यायालय में। ठीक है, बम्बई उच्च न्यायालय में आते हैं। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो देखो, जो अंडमान और निकोबार का है वो जो आपका आता है कलकत्ता के अंतर्गत। ठीक है, कलकत्ता जो हाई कोर्ट है उसके अंतर्गत आता है अंडमान और निकोबार का। ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ें। लक्षद्वीप संघ स्थापित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? जो लक्षद्वीप जो आपका संघ शासित प्रदेश है वो किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? केरल के। ये चीज ध्यान रखना, किसके अंतर्गत आएगा? केरल के अंतर्गत आएगा। आपका अंडमान निकोबार कलकत्ता के, और आपका लक्षद्वीप जो है आपका केरल के अंतर्गत आएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना। कमेंट देख लें। प्रिया पांडे 17 का बी, कुमारी सरिता जी बी, मोहन सिंह भंडारी जी बी, सरिता शर्मा जी बी, धीमन बंदना अरु 18 का सी, प्रिया पांडे जी सी, 19 का डी बिल्कुल सही है, आरव वर्मा जी सी। आगे बढ़ें। एक बार सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे, आप लोग लाइक नहीं करते हो। जब जितने लोग देख रहे हो एक बार प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दें। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर है? वो नैनीताल में है। ठीक है। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो ध्यान रखना, झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर है? रांची में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है आपका जबलपुर में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये आपके रेलवे वगैरह में क्वेश्चंस आ जाते हैं और अदर कंपटीशन में भी पूछे जा सकते हैं।
केरल का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? केरल का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? एर्नाकुलम में। ठीक है, एर्नाकुलम, बिल्कुल। सरिता चंदेल जी, शगुन सूद जी, 21 का ए, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय है कटक में। ठीक है, कटक में स्थित है। अब यहाँ पर हम यहाँ पे देखो, जो भी उच्च न्यायालय है ना, तो वो राज्यों में कहीं ना कहीं किसी शहर में स्थित होते हैं, तो उनको भी हमें ध्यान रखना है। जैसे आपका है राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो आपका जो राजस्थान उच्च न्यायालय होगा वो ऑब्वियस सी बात है कहाँ पर स्थित होगा, जोधपुर में ही स्थित होगा। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित होगा? जोधपुर में। पहले का कौन सा हो गया? चौथा हो गया। उड़ीसा उच्च न्यायालय मैंने अभी आपको बताया था कहाँ स्थित होगा, कटक में। गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद में, और केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में। ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़े, एक बार कमेंट देख लें। सरिता जी, प्रिया पांडे जी 23 का सी, संगीता संजू जी, सरिता चंदेल जी, धीमन वंदना अरु जी, शगुन सूद जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। 27 का सी, बिल्कुल राइट आंसर है। 27 का क्या होगा? सी होगा। दो या दो से अधिक राज्यों या संघ शासित प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। आपको पता है ना कि हमारे कंट्री में जो संघ शासित प्रदेश हैं उनके लिए उनका अलग से उच्च न्यायालय नहीं है, उनको किसी अदर स्टेट का उच्च न्यायालय दिया गया है। तो ये जो इस तरीके की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो ये आपको बताना है। तो ये है संसद द्वारा कानून बनाकर। ठीक है, संसद इसके लिए कानून बनाती है, उसके द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ें। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो ये है आपका संसद को। ठीक है, उच्च न्यायालय चाहे, जैसे आपको बताया था ना मैंने कि जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसके अंतर्गत 4 आते हैं। अरुणाचल प्रदेश आता है, असम आता है, नागालैंड आता है और मिजोरम आता है। ठीक है, तो अगर संसद चाहे तो क्षेत्राधिकार को, इसके क्षेत्राधिकार को कम भी कर सकती है। ठीक है, जैसे मिजोरम का हटा दे गुवाहाटी उच्च न्यायालय से, तो कम भी कर सकती है, ज़्यादा भी कर सकती है, इसी के हाथ, संसद के हाथ में होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श लेता है? तो किससे परामर्श लेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी लेता है, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी लेता है, और संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी लेता है। मतलब तीनों से परामर्श लेता है। ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सीजेआई होता है, उससे भी लेगा। इसके अलावा बात करें संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी लेगा, और राज्यपाल से भी लेगा। तो उपरोक्त डी सभी लोग, सभी इसमें सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? तो ये कितने समय के लिए कर सकता है, इसका राइट आंसर होगा आपका 2 वर्ष के लिए। ठीक है, 2 वर्ष के लिए नियुक्ति कर सकता है। मतलब यह है कि जो कार्य पेंडिंग में रहते हैं, तो उन कार्य को उन पेंडिंग कार्य को मतलब जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने वर्ष के लिए की जा सकती है? 2 वर्ष के लिए की जा सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो एक बार आपके कमेंट देख लें। कुमारी सरिता जी, संगीता संजू जी, धीमन वंदना अरु जी, सरिता चंदेल जी, राजकुमार डेगवाल जी, सभी लोग बढ़िया आंसर दे रहे हैं। मंजू शर्मा जी, सगुन सूद जी, कमला शर्मा जी 32 का सी, बिल्कुल सही है। राजकुमार देखभाल जी, संगीता संजू जी 32 का सी, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ें। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार लाइक जरूर कर देंगे, एक बार लाइक जरूर कर देंगे। देखिए, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या क्या अहर्ताएं होनी चाहिए? अहर्ताएं की बात कर रहे हैं। तो देखो, मैंने आपको कल बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो आयु होती है मुख्य न्यायाधीश को बनने के लिए, मैक्सिमम कितने वर्ष तक रह सकता है? तो मैक्सिमम 65 वर्ष तक रह सकता है। और यही मैंने आपको बताया था कि जो हाई कोर्ट का होता है, हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो कितने वर्ष तक रह सकता है? वो 62 वर्ष तक रह सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे देखें, उसने भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, ये भी बिल्कुल, ये भी होना चाहिए। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। वह किसी उच्च न्यायालय का 2 या 2 से अधिक ऐसे न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। देखो, मैं यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी आपको बता दूं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी योग्यता क्या होती है? देखो, इसकी योग्यता ये होती है कि सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। इसके अलावा बात करूँ कि उसने किसी भी
डिस्ट्रिक्ट जज में, मतलब डिस्ट्रिक्ट जो वहाँ पे जुडिशरी होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में 10 साल तक काम किया हो। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जिला जो आपकी जिला कोर्ट होता है, जिले पे एक आपका कोर्ट कचहरी होती होगी, तो वहाँ पर उसने 10 वर्ष तक एज ए जज के रूप में काम किया हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, या उसने किसी भी उच्च न्यायालय में, किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत की हो, 10 वर्ष तक जज रहा हो, कहाँ पर? किसी भी जिला न्यायालय में, या फिर उच्च न्यायालय में उसने 10 वर्ष तक वकालत की हो, वो ही योग्य होता है किसमें? न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए। या फिर किसी भी राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा ज्ञाता हो, वो राष्ट्रपति चाहे तो उसको भी मनोनीत कर सकता है, उसको भी, क्या मनोनीत कह रहा हूँ, उसको भी जज बना सकता है, ठीक है। और इसकी जो मैक्सिमम आयु होती है वो 60 वर्ष तक रह सकता है, 62 वर्ष तक रह सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वयस्क भारतीय नागरिकों को द्वारा निर्वाचन होता है, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। विधानमंडल के सदस्य द्वारा निर्वाचन होता है, ये भी गलत है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, बिल्कुल सही है। जो राष्ट्रपति होता है वही क्या करता है? जज की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? तो जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो आपके राज्यपाल के समक्ष, ठीक है। किसके समक्ष लेगा? राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है, इसी ध्यान रखना। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो किसको देगा? राष्ट्रपति को। देखो, शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाएगा कौन? राज्यपाल। लेकिन त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। कौन? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है। आगे बढ़े। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आसन पर बहस कहाँ की जा सकती है? तो बहस कहाँ? देखो, सांसद में, विधानसभा में, लोकसभा में, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो आचरण होता है उस पर बहस कहाँ की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट में। आगे बढ़ें। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको? मतलब जो भी आपके न्यायाधीश होते हैं उनका ट्रांसफ़र अगर करना है तो उसका अधिकार किसको होता है? भारत के राष्ट्रपति को होता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को होता है। एक बार कमेंट देख लें आपके। कुमारी सरिता जी, संगीता संजू जी, कमला शर्मा जी 34 का सी बिल्कुल सही है। शगुन सूद 35 का सी, कमला शर्मा जी 35 का सी, राजकुमार डीगवाल जी 35 का सी, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना हो तो कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। अब देखो क्या होता है, इनको हटाने का तरीका मैंने आपको कल भी बताया था कि किस तरीके से इनको हटाया जा सकता है। तो इनको हटाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम बात कर लें कि किस आर्टिकल में इनको हटाने की बात की गई है। तो आर्टिकल 271 में हटाने की बात की गई है। किसको? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, ठीक है। किस बेस पर हटाया जा सकता है? तो अक्षमता, मतलब अक्षमता का मतलब ये होता है कि आपकी कैपेसिटी नहीं है उस पद पर रहने की, इस बेस पर हटाया जा सकता है। मतलब अगर ये लगता है, अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि ये जो न्यायाधीश है अपना कार्य करने में सक्षम नहीं है तो उसको हटाया जा सकता है। और जो कदाचार के आधार पर, मतलब कोई मिसबिहेवियर किया हो तो मिसबिहेवियर के आधार पर भी मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो या फिर वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो। उनको दो बेस पर हटाया जा सकता है, इनकैपेसिटी पे और प्रूव्ड मिसबिहेवियर के आधार पर हटाया जा सकता है। अब हटाने का तरीका क्या होता है? तो हटाने का तरीका मैं बताऊं कि सबसे इसका जो प्रस्ताव होता है वो किसी भी सदन में, लोकसभा में ले आओ या पहले राज्यसभा में ले आओ। मान लीजिए कि अगर, देखो, इसके प्रस्ताव को पास करने के लिए क्या जरूरी होता है? लोकसभा के 100 एमपी के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के 50 एमपी के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, तभी जाकर के ये प्रस्ताव मतलब भेजा जाता है किसी भी सदन में। अब मान लीजिए कि लोकसभा में ये गया, ठीक है, लोकसभा में पहले गया तो लोकसभा में 2/3 सदस्यों द्वारा ये पारित होना चाहिए। इसके बाद जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में भी ये 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित होना चाहिए। उसके बाद जज को हटा दिया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लें कि उच्च न्यायालय के कौन कौन से ऐसे न्यायाधीश थे जिनको, उच्च न्यायालय के ऐसे कौन कौन से न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई थी, जिनको हटाया गया था। तो वो कौन थे? तो आपके वो थे श्री सौमित्र सेन, ध्यान रखना, श्री सौमित्र सेन, सौमित्र सेन थे। और श्री पी डी दिनाकरन, सौमित्र सेन
और पी.डी. दिनाकरन जो थे, ये 2 ऐसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे जिन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई थी, और महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही इन्होंने क्या कर दिया था, अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़े, हम अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो मैंने क्या बताया था, कदाचार और असमर्थता, मतलब उपयुक्त दोनों के आधार पर उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त की अधिकतम उम्र क्या है? तो मैं बता चुका हूँ 62 ईयर होती है। अगर वहीं हम सुप्रीम कोर्ट के की बात करें तो उनकी होती है 65 ईयर। ठीक है, सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर दें प्लीज़, मैं सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार लाइक कर देंगे सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार लाइक कर देंगे। ठीक है, और जिन्होंने भी अभी डीसी टीचर्स एकेडमी के पेज को फॉलो नहीं किया है वो लोग फॉलो कर लें। फॉलो करने से क्या होगा, जब भी मैं लाइव आऊँगा आपको लाइव अपडेट मिल जाया करेगी, आपको लाइव अपडेट उसकी मिल जाया करेगी। इसके अलावा अगर इन वीडियोज़ को आपको दोबारा देखना है, कभी रिविज़न करना है, तो आप डीसी टीचर्स एकेडमी नाम का एक यूट्यूब चैनल बना हुआ है, जिस नाम से मेरा पेज बना हुआ है उसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उसको जाकर के सब्सक्राइब कर लें। ये सारे वीडियोस मैं यहाँ पे लाइव कर रहा हूँ, वहाँ पर मैं इनको डाउनलोड करके वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है? तो मैंने ये आपको कल ही बताया था। मैंने क्या बताया था कि जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसका वेतन होता है 2.5 लाख, और अन्य न्यायाधीशों का होता है 2.25 लाख। ठीक है, 2.25 लाख। ठीक है, तो ध्यान रखना, मुख्य न्यायाधीश का होगा 2.5 लाख और अन्य न्यायाधीश का होगा 2.25 लाख। इसके अलावा अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कितना होता है, तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का होता है 2.8 लाख, और सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका होता है 2.5 लाख। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखोगे, इतनी बात समझ में आ गई। और जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनका वेतन कहाँ से निकलता है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से निकलता है। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से इनका वेतन निकलता है। आगे बढ़ जाते हैं। धीमन बंदना अरूजी 41 का बी बिल्कुल सही है। मंजू शर्मा जी, राजकुमार डीगवाल जी, कुमारी श्रद्धा जी, मंजू शर्मा जी 42 का ए नहीं, 42 का ए नहीं होगा, 42 का डी होगा, ध्यान रखना। संगीता संजू जी बिल्कुल सही है, 42 का डी। धीमन बंदना जी सही है, राजकुमार डीगवाल जी सही है। 43 का डी, अभी तो 43 की डी पे, हाँ बिल्कुल सही है। अभी हम बात करेंगे 43 की। ठीक है, देखो अभी मैंने क्या बताया था, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते कौन सी निधि पर आधारित होते हैं? मैंने क्या बताया था, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, मतलब संबंधित राज्य की संचित निधि से निकलते हैं। ठीक है, संबंधित राज्य की संचित निधि से निकलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति अन्य न्यायाधीश की कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, 62 ईयर तक। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो 65 ईयर्स तक बने रहते हैं। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? तो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है ना, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये है अन्ना चंडी। ठीक है, अन्ना चंडी हैं। आगे बढ़ें। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर होने वाली प्रथम महिला कौन है? देखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश, एक होता है केवल न्यायाधीश। तो केवल न्यायाधीश के पद पर प्रथम महिला हुई थी अन्ना चंडी, और अगर बात करें कि मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन हुई थी, तो लीला सेठ हुई थी। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, लीला सेठ हुई थी। आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है? तो कितना, कोई सीमा नहीं है इसकी, अभी संविधान में कोई भी सीमा नहीं दी गई है। ठीक है, आगे बढ़े। मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामले में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? तो देखो, मैंने आपको क्या बताया था, मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 क्या होता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। उसमें 5 प्रकार की रिटें बताई गई हैं, और उन रिटों को आप चाहो तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हो, या फिर आप चाहो तो हाई कोर्ट में भी ले जा सकते हो। तो कौन कौन सी रिटें थी? एक तो अधिकार प्रक्षा थी, परमादेश थी, और प्रतिषेध भी थी। इसके अलावा बंदी, प्रत्यक्षीकरण और उत्प्रेषण, ये 5 हो गई। देखो 1 2 3 4 5 हो गई। तो उपयुक्त सभी
जारी कर सकता है, उपरोक्त सभी जारी कर सकता है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो सभी को जारी कर सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जितनी भी रिटें होती हैं सभी को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। ठीक है, 5 रिटें मैंने आपको बताई दी हैं। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्धन्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट कब जारी कर सकता है? तो कब जारी कर सकता है? जब निर्णय या आदेश में कोई भी विधि संबंधी त्रुटि हो। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जब निर्णय आदेश को पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो। देखो यहाँ पर बात की जा रही है, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को कोई भी उत्प्रेषण रिट कब जारी करेगा? उत्प्रेषण रिट तब जारी की जाती है जब किसी भी जो अधीनस्थ न्यायालय है, जैसे मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके आदेश में कोई त्रुटि आपको लग रही हो, या फिर उसका जो आदेश है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश है, वो किसी भी न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध हो, या फिर जब निर्णय या आदेश को पारित करने की अधिकारिता के आधिक्य में कार्य किया गया हो। मतलब उस कोर्ट की ये उसने इस प्रकार का आदेश दिया हो कि वो उसके अधिकारिता के अंतर्गत ना आता हो। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आंसर होगा। सभी उपरोक्त तीनों के केस में उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को रिट जारी कर सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, कमेंट ले रहे हैं आपका एक बार। सरिता चंदेल जी, सगुन सूद जी, धीमन वंदना अरु जी, कविता चौधरी जी, मंजू शर्मा जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। शगुन जी थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो उच्च न्यायालय का जो परमादेश जारी करने की शक्ति है वो किसके अंतर्गत आती है? तो देखो ये आपका संवैधानिक अधिकार भी होता है और सांविधिक अधिकार भी होता है, मौलिक अधिकार भी होता है। मौलिक अधिकार किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 32 के जो आर्टिकल 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, तो ये एक तरीके से ये सभी चीज में आ जाएगा। तो उपरोक्त सभी आंसर होगा। ठीक है, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार होता है? उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार होता है? तो अधीनस्थ न्यायालय का। ठीक है, उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण करने का अधिकार प्राप्त होता है। आगे बढ़ें, भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश में कितने उच्च न्यायालय हैं? देश में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था ना, कितने हैं? 25 हैं। 18 तो है नहीं, इसको हटा दो, तो ऑप्शन ए यहाँ से हट जाएगा। आगे देखो, उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक है, ये भी आपका गलत है। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, गलत है, क्योंकि दिल्ली का क्या है? अपना एक उच्च न्यायालय है, मैंने आपको बताया भी था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक पद धारित कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे केवल चौथा सही है, तो केवल 4 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, केवल 4 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो कौन सा यहाँ पे एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो गुवाहाटी, गुवाहाटी को ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया भी था कि गुवाहाटी के अंतर्गत कौन कौन से उच्च न्यायालय आते हैं। तो गुवाहाटी के अंतर्गत आपका एक तो आता है अरुणाचल प्रदेश आता है, इसके अलावा है असम और नागालैंड और मिजोरम, ये आते हैं किसके अंतर्गत? गुवाहाटी के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है? तो वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर उच्च न्यायालय का जो सेवानिवृत्त जज होता है वो सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा, बाकी पढ़ने की जरूरत हमें है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है, कि बंद असंवैधानिक है? तो ये थी आपकी केरल उच्च न्यायालय ने। ठीक है, केरल उच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो, कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पे? बेंगलुरु में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ भोपाल में नहीं है, ये कहाँ पर है? आपकी जबलपुर में पड़ेगी, जबलपुर में। तो यही आपका गलत है, तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नहीं है पूछा है। राजस्थान की जोधपुर में है और केरल की एर्नाकुलम में है, ये तो चीज़ सही है बिल्कुल। एक बार कमेंट देख लें आपके। कविता चौधरी जी, सरिता चंदेल जी, राजकुमार टीकपाल जी, सरिता चंदेल जी, राजकुमार चंदेल जी थैंक यू, सरिता चंदेल जी, कविता जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। एक बार सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, और बाकी जिन्होंने भी इस पेज को फॉलो नहीं किया तो पेज को फॉलो करके जरूर जाएं, जिससे कि आपको
जब भी मैं लाइव आऊँ तो अपडेट मिलती रहे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? इनके वेतन में कब कमी की जा सकती है? तो देखो, वैसे तो इनके कमी वेतन की कमी करने का कोई भी आधार नहीं है, ठीक है? कोई भी आधार नहीं होता है। अब देखो, कोई भी राज्य कर्मचारी हो उसके वेतन में कमी नहीं की जा सकती, कोई भी कमी नहीं की जा सकती। लेकिन अगर वित्तीय आपातकाल आ गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई है, वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 360 में, ये चीज ध्यान रखना। तो उस केस में न्यायाधीशों के वेतन में कमी की जा सकती है। आगे बढ़े। बंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से राज्य संघ शासित क्षेत्र आते हैं? तो देखो, बंबई के अंतर्गत मैंने कौन कौन से बताए थे। एक तो आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, पहली बात। दूसरा दादरा एवं नगर हवेली आ जाएगा, और तीसरा आपका दमन एवं दीव भी आ जाएगा, चौथा आपका गोवा भी था, ठीक है? तो सभी थे इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है? एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो मैंने बताया क्या, राष्ट्रपति को। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? शपथ दिलाता है आपका राज्यपाल, ठीक है? ये ध्यान रखना है। भारत में चलित मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुंज है। मोबाइल कोर्ट को मतलब मोबाइल कोर्ट जो है किसने दिया था, किसकी आइडियोलॉजी पर आधारित था मोबाइल कोर्ट? तो ये थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का क्या सिद्धांत था? ये सिद्धांत था कि ऐसे व्यक्ति जो चल कर के मतलब कोर्ट तक नहीं आ पाते हैं, तो एक तरीके से जो कोर्ट होता था वो सीधे वहीं उसी गांव में जा कर के उस कोर्ट की सुनवाई किया करता था, उस केस की सुनवाई किया करता था। जैसे मान लीजिए कि बस वगैरह जैसे होती है ना, तो बस में जज वगैरह बैठ करके जाते थे और जिस गांव में जाते थे तो वहां पर जाकर खुद सुनवाई करते थे। मतलब जो भी क्लाइंट हुआ करता था उसको कोर्ट नहीं जाना पड़ता था। तो ये दिया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो न्यायाधीश HR खन्ना ने, ठीक है? HR खन्ना ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के जो 1/3 न्यायाधीश होने चाहिए वो दूसरे राज्य के होने चाहिए। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। मतलब कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? तो वो 3 हैं, ठीक है? 3 हैं, जिसमें आपका संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। जैसे कौन 3 है आपके? एक तो गुवाहाटी हो गया, गुवाहाटी हाई कोर्ट हो गया, मुंबई हाई कोर्ट हो गया, और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हो गया, ठीक है? तो इसमें ये 3 जो हैं आपके उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक राज्य शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। मतलब जिस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, क्या उसी प्रकार से आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है? तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मैंने आपको बताया था कि दोनों की जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है, चाहे वो आपका सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, चाहे वो आपके उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, दोनों को हटाने की प्रक्रिया समान होती है, ठीक है? वो मैंने आपको बता भी दी है ऊपर। उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी भी न्यायालय का या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। तो ये आपका गलत है। मैंने क्या बताया था कि अगर उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश अगर रिटायर्ड हो जाता है, मतलब सेवानिवृत्त हो जाता है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा, केवल एक यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है? तो इतना आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और सभी लोग एक बार लाइक करके जाएंगे, और जिन्होंने भी मेरा यूट्यूब चैनल DC टीचर्स अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार जाकर के सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। DC टीचर्स अकेडमी के नाम से ही यूट्यूब चैनल बना हुआ है। जाकर के आप सर्च करोगे ना DC टीचर्स अकेडमी, तो आपको पहले नंबर पे ही आपको दिख जाएगा। उसको सभी लोग जाकर के सब्सक्राइब कर लें। जिस नाम से मेरा ये फेसबुक पेज बना हुआ है उसी नाम से आपका चैनल है, ठीक है? तो सभी लोग जाके सब्सक्राइब कर लेंगे, ये रिक्वेस्ट है। और सभी लोग लाइक करके ज़रूर जाएं, सभी लोग लाइक करके जाएं। और डेली आपको क्लास ऐसी मिलती रहेगी। और कल हम स्टार्ट करेंगे राज्यपाल के बारे में, ठीक है? राज्यपाल के बारे में कल हम स्टार्ट करेंगे। सरिता चंदेल जी, थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, सभी लोग अभी जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो एक बार कमेंट करेंगे कि किन लोगों ने CTET का फॉर्म डाला है। CTET प्राइमरी का फॉर्म किन किन लोगों ने डाला है, CTET का?
अभी सभी लोग कमेंट करके बताएं, तो इसके बाद मैं सीटेट मैथ्स की क्लास लेकर के आऊँगा, ठीक है। सभी लोग कमेंट करके एक बार बता दें, सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएं राज्यपाल के बारे में, ठीक है। राज्यपाल के बारे में कल हम स्टार्ट। एक बार सभी लोग बता दें कि जिन लोगों ने सीटेट का फॉर्म डाला तो उनके लिए आज अभी मैं मैथ्स की क्लास लेके आने वाला हूँ, मैथ्स प्राइमरी की, ठीक है। 15 क्वेश्चंस लेके आऊँगा मैथ्स प्राइमरी के। शगुन जी डाला है फॉर्म, बिल्कुल सही। कुमारी सरिता जी डाला है, बिल्कुल सही। सीमा जी थैंक यू। मंजू जी थैंक यू। टीजीटी कमीशन का, ओके। काइंडली साइकोलॉजी भी। शगुन जी साइकोलॉजी में के वीडियो मैंने बना दिए हैं। साइकोलॉजी के जो हमारे सेशन चलते थे तो स्टार्टिंग में हमारी 3:30 बजे क्लास चलती थी साइकोलॉजी की, वो सारे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं साइकोलॉजी के, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। चलिए अब अगली क्लास जो आएगी आपकी मैथ्स की क्लास आएगी, सीटेट मैथ्स की क्लास आएगी जिसमें 15 क्वेश्चंस होंगे मैथ्स के, ठीक है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम मिलेंगे। साइकोलॉजी की क्लास ली, हाँ साइकोलॉजी की अनु कुमारी जी, साइकोलॉजी की क्लास मैं ले चुका हूँ ऑलरेडी। देखो जितने भी पेपर थे ना प्रीवियस ईयर के, जितने भी सीटेट के पेपर थे वो सारे मैं सॉल्व करा चुका हूँ। लगभग मैंने 10 से 15 क्लासेस ली हैं साइकोलॉजी की, आप जा करके देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे मेरे, ठीक है। डीसी टीचर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर मैंने क्लासेस ली थी। मतलब यहाँ पर मैंने फेसबुक पर ही ली थी और इस फेसबुक की वीडियो मैंने वहाँ डाल दी है। थैंक यू सगुन जी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।